हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जीवन की मौलिक इकाई जो कि विज्ञान क्लास 9 का एक चैप्टर है, बायो का पहला चैप्टर है, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बीच जो डिफरेंसेस है, महत्वपूर्ण अंतर है, उनको हम लोग जानेंगे। और शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले डिफरेंस से, जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच। ये सारे अंतर हम एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। आप चाहें तो इससे नोट्स भी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहला अंतर जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच है। तो कई सारी चीज़ें जो है ना, एक में है और दूसरी में नहीं है, तो एक अगर याद रहे तो दूसरे को याद रखना आसान होगा। ये अंतर किताब में जो चित्र दिया हुआ है, जैसे पादप कोशिका का चित्र दिया हुआ है ये, और जंतु कोशिका का जो चित्र दिया हुआ है, इन दोनों चित्रों के बीच को भी ध्यान से देखने से यह अंतर जो है वो समझ में आएगा। तो पहला अंतर हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। यानी कि पादप कोशिकाओं में दो इनके परत हो गए जिनको घेर के रखने का काम करते हैं, एक प्लाज्मा झिल्ली और दूसरा बाहर की तरफ हो गया कोशिका भित्ति। वहीं जंतु कोशिकाओं में बस प्लाज्मा झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली होती है, भित्ति नहीं होती। दूसरा अंतर है प्लास्टिड, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोफिल, जिसे हम हरित लवक के नाम से जानते हैं, ये सभी पौधों की कोशिका में होते हैं, किंतु जंतुओं की कोशिकाओं में ये सभी जो है वो नहीं होते हैं। पादप कोशिका का केंद्रक सामान्यतः किनारे यानी परिधि की ओर होता है, जबकि जंतु कोशिका का केंद्रक सामान्यतः केंद्र में होता है। रिक्तिका, रसधानियाँ, ये पादप कोशिका में आकार में बड़ी होती हैं और इतनी बड़ी होती हैं कि कई कोशिकाओं में ना ये आधे से ज़्यादा जगह ले लेती हैं और संख्या में कम होती हैं, और इनकी झिल्ली भित्ति को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएँ यानी कि रसधानियाँ आकार में छोटी होती हैं और संख्या में अधिक होती हैं। बिल्कुल उल्टा है जैसे कि पादप कोशिका की रसधानियाँ होती हैं। अगला अंतर है तारक केंद्र पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, जबकि यही तारक केंद्र जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। आप पुस्तक में दिए हुए चित्र को देखेंगे ध्यान से तो यह तारक केंद्र जो है चित्र में मिल जाएगा। लाइसोसोम के बारे में, तो यह पादप कोशिका में होते हैं किंतु कम संख्या में होते हैं या फिर अनुपस्थित भी होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। अगला अंतर है पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण कई इकाइयों का बना होता है और प्रत्येक इकाई को डिक्टियोसोम कहते हैं, जबकि जंतु कोशिका का गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित होता है। पादप कोशिका में भोजन मंड के रूप में संचित होता है यानी कि इकट्ठा होता है, और वहीं पर जंतु कोशिका में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। यही अंतर यहाँ पर इंग्लिश में दिए गए हैं। डिफरेंसेस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। और सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट. Plastids, it is here present, here they are absent. Nucleus is in the periphery of the cell generally. Nucleus is in the center of the cell. Vacuoles are large and fewer in number, and the vacuolar membrane is called tonoplast, whereas the vacuoles are smaller and many in number in an animal cell. Centrosomes or centrioles are absent in a plant cell, whereas centrosomes or centrioles are found in the cytoplasm of the animal cell. Lysosomes are few or absent in a plant cell, whereas animal cell contains many lysosomes, which are known as the suicide bag of the cell. और हिंदी में इसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं या आत्महत्या की थैली कहते हैं। सुसाइड बैग ऑफ द सेल, lysosomes, they are known as. Next difference is Golgi body present in form of separate units called dictyosomes, whereas well-developed Golgi bodies are present in an animal cell. And the plant cell stores the food in form of starch, whereas the animal cell stores the food in the form of glycogen. जो अगला महत्वपूर्ण अंतर है वह हम जानेंगे प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिका के बीच, और इन्हीं के आधार पर जिन जीवों में प्रोकैरियोटी कोशिका होती है उन जीवों को हम प्रोकैरियोटी जीव कहते हैं, प्रोकैरियोटी कहते हैं, और जिन जीवों की कोशिकाओं या फिर जीवों में यूकैरियोटी कोशिका पाई जाती है उन जीवों को यूकैरियोटी जीव कहते हैं। अंतर जानते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रायः आकार में छोटी होती हैं, 1 से 10 माइक्रोमीटर,
और 1 से 10 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को इस प्रकार से हम लिखते हैं म्यू एम। इसे हम म्यू पढ़ते हैं माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। यानी 1 मीटर को 1 मिलियन, लगभग 10 लाख भागों में बांटा गया है, उतना हो जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका आकार में प्रायः बड़ी होती है, 5 से 100 माइक्रोमीटर तक इनका आकार होता है। और अगला अंतर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकीय क्षेत्र अस्पष्ट होता है, यानी आसानी से वो पता नहीं चलता है कि किस तरफ है, और यह केंद्रकीय झिल्ली से या केंद्रकीय झिल्ली से घिरा हुआ नहीं रहता, और इस अस्पष्ट केंद्रकीय क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट होता है, यानी अच्छे से पता चलता है, और यह दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो गुणसूत्र हैं क्रोमोसोम बस एक ही संख्या में पाए जाते हैं, और ये सामान्यतः वृत्ताकार होते हैं। वृत्ताकार यानी कि जो क्रोमोसोम में गुणसूत्र जो डीएनए का बना हुआ होता है वो इस तरह से एक वृत्त के रूप में होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो गुणसूत्र हैं या क्रोमोसोम वह एक से अधिक पाए जाते हैं, और ये जो है ना ये छड़ाकार होते हैं। छड़ाकार जैसे लोहे की छड़ होती है लंबी सी, इसी तरह से ये छड़ाकार होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो गुणसूत्र हैं ना वो वृत्ताकार होते हैं। अगला अंतर है झिल्ली युक्त कोशिकांग, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रव्यी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, प्लास्टिड इत्यादि जो है वो अनुपस्थित होते हैं। जबकि ये सारे झिल्ली युक्त कोशिकांग जो झिल्लियों से घिरे रहते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित रहते हैं। उदाहरण देखें तो जितने भी बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, उन सभी की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और जितने भी पादप हैं और जंतु हैं उन सभी की जो कोशिकाएं हैं वह यूकैरियोटिक कोशिका है। और इस तरह से मनुष्य जो है वो यूकैरियोटिक जीव में आता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, और क्योंकि हमारा केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है, हमें एक से अधिक गुणसूत्र, और मनुष्य की एक कोशिका में ना 46 गुणसूत्र, ये डीएनए से बने हुए 46 क्रोमोसोम जो है 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 23 जोड़े हैं। तो ये 23 जोड़े गुणसूत्र जो है वो हमारी कोशिकाओं में यानी कि मनुष्य की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये उदाहरण याद रखना है और अंतर भी याद रखना है। यही अंतर जो है यहाँ पर इंग्लिश में है, डिफरेंसेस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड अ यूकैरियोटिक सेल। स्मॉलर इन साइज, larger in size, the size range is given here. Nucleus is poorly developed and not surrounded by any membrane and is called a nucleoid, whereas the nucleus of the eukaryotic cells are well developed and they are surrounded by a double nuclear membrane. They have only single and circular chromosome, means a chromosome like this. Chromosomes, they are made of DNA and protein, so circular chromosome is present. And eukaryotic cells have many and linear chromosomes. Linear means they look like a line, dot-like structures. They are present. The linear chromosomes are found in eukaryotic cells. And prokaryotic cells do not have membrane-bound organelles. So membrane-bound organelles are absent in prokaryotic cell. Example of membrane-bound organelles. The examples are endoplasmic reticulum, mitochondrion, plastids and Golgi bodies. They are not usually absent in prokaryotic cell, whereas these membrane-bound organelles are present in the eukaryotic cell. Example, bacterial cell, all the bacteria. And the cells of all the plants and animals, they are eukaryotic cells. Next and the last important difference is ये यहाँ पर हम जो अंतर पढ़ने वाले हैं, अंतिम अंतर है, यह है कोशिका विभाजन के दो मुख्य प्रकारों के बीच अंतर। कोशिका विभाजन का अर्थ क्या है कि एक कोशिका जो है वह विभाजित होती है समय आने पर, जब वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, और वह एक से दो कोशिकाएं या फिर जैसे कि हम यहाँ पर जानेंगे कि 1 से 4 नई कोशिकाएं जो हैं वह विभाजित होकर बनती हैं। तो कोशिका विभाजन, इससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और इसके कई सारे फायदे हैं जो यहाँ पर हम विभाजन के प्रकार से समझेंगे। पहला विभाजन है समसूत्री विभाजन और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। पढ़ते हैं। एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती हैं, जैसे कि यहाँ पर है,
और इस तरह में अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर 4 नई कोशिकाएं बनाती हैं। तो कोशिकाओं की संख्या में अंतर है। दूसरा अंतर क्या है? मातृ कोशिका। जिस कोशिका में विभाजन हुआ उसे मातृ कोशिका कहते हैं, मतलब माँ। संतति कोशिका मतलब संतान, यानी कि जो नई कोशिकाएं बनी ना, उन्हें संतति कोशिका कहते हैं। इन दोनों ही कोशिकाओं में क्या है कि गुणसूत्रों अर्थात क्रोमोसोम की संख्या जो है वह समान रहती है। तो ये जो क्रोमोसोम की संख्या है वह गुणसूत्रों में समान रहती है। कहाँ पर? समसूत्री विभाजन में। और क्योंकि ये संख्या समान है ना, इसीलिए इसका नाम समसूत्री विभाजन है। और इस विभाजन का फ़ायदा क्या है, इसका उपयोग क्या है कि यह जीवों की वृद्धि, जैसे हमारी हाइट यानी कि हमारी लंबाई बढ़ रही है, हमारा वजन बढ़ रहा है, इसमें सहायता करता है। पौधे समय के साथ बड़े हो रहे हैं और ऊतकों की मरम्मत में भी यह विभाजन जो है वह सहायता करती है। तो जैसे कि अगर कभी चोट लग गई, वह ठीक हो जाता है। वह क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं और हमारी जो भी ऊतकें वहाँ पर चोटिल हुई हैं, चोट लगी है, वो ठीक हो जाती हैं। क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कैसे समान है? मान लेते हैं जैसे कि हमारी कोशिकाओं में ना सामान्यतः 46 गुणसूत्र होते हैं। तो कोशिका विभाजन के बाद भी इनमें कितने गुणसूत्र होंगे? 46। तो क्योंकि ये संख्याएं पहले और बाद में विभाजन के एक समान है, इसीलिए समसूत्री विभाजन है। दूसरी तरफ हम पढ़ने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन, और यहाँ पर 4 नई कोशिकाएं बन रही हैं। और मुख्य अंतर क्या है कि नई कोशिकाओं में मातृ कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। मतलब कि अगर मातृ कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, तो जो बन रही कोशिकाएं हैं ना, उनमें आधे यानी कि बस 23 गुणसूत्र ही हैं। तो ये सबसे बड़ा अंतर हो जाता है समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के बीच। और क्योंकि ये संख्या आधी हो गई है ना, जो संख्या मातृ कोशिकाओं में गुणसूत्रों की, इसीलिए इसका नाम पड़ा है अर्धसूत्री विभाजन। और इसका विशेष उपयोग होता है युग्मकों के निर्माण में। जो जनन कोशिकाएं हैं, नर युग्मक मादा युग्मक, ये हम जनन के समय पढ़ेंगे, इन कोशिकाओं को बनाने में। और इन्हीं का अंतर आगे हम इंग्लिश में जानेंगे। समसूत्री माइटोसिस है, अर्धसूत्री मियोसिस है। In mitosis, a cell divides to form 2 new cells, and in meiosis, a cell divides to form 4 new haploid cells. And here, both the mother cell and the daughter cell have the same number of chromosomes. And in meiosis, daughter cells have half the number of chromosomes in comparison to the number of chromosomes of mother cell. And the last one, use of mitosis. It is used to repair the tissues and for the growth of organisms, whereas meiosis helps in formation of gametes which participate in sexual reproduction. And to know more about this 2 types of cell division, हम यहाँ पर ये जो फिगर्स है ये देख सकते हैं। कैसे हम समझ सकते हैं? सो दिस वन विल बी कॉल्ड एज द मदर सेल. वाई? Because this cell, when it divides, it gives rise to new cells. So the cell which is going to divide is called as the mother cells, and the newly formed cells are called as daughter cells. So 2 new cells, and the main feature, unique feature, is that the daughter cells and the mother cell, they have same number of chromosomes before and after division. In meiosis, what happens? A single cell, upon maturity, it divides to form 4 new cells, and these cells, they contain the chromosomes in half the number, or they have half of the chromosomes as they are present in the mother cell. It means if mother cell has 46 chromosomes, which is in case of human beings, the daughter cells formed, which are 4 in number, they will have only 23 chromosomes. And these specialized cells, which contain half the number of chromosomes or half of the total chromosomes, are known as gametes, and they are meant for the sexual reproduction. They do not help in any growth or repair of the tissues. They only participate in the sexual reproduction.